ओके, ऑसम, ग्रेट। वेलकम वेलकम वंस अगेन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आई एम श्योर यू ऑल आर एज एक्साइटेड एज आई एम। जितना एक्साइटेड मैं हूँ आज के ये पर्टिकुलर सेशन या सेमिनार के लिए, उतने एक्साइटेड आई एम श्योर आप सब हैं। इसीलिए आप सब टाइम से यहाँ पे आ चुके हैं। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, बहुत अलग अलग जगहों से आप लोग जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं रेरा के बारे में जरूर जानना चाहते हैं। कुछ चीजें मैं कहूंगा इससे पहले कि हम ये सेमिनार को शुरू करें या सेशन को शुरू करें, कि ये लगभग 1.5 आवर 1 hour 45 minutes के आसपास का सेशन होगा। और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। सेशन के दौरान, सेशन के बीच में प्लीज अपने क्वेश्चंस को लिखें नहीं, बिकॉज आई नॉट बी एबल टू आंसर देम देयर एंड देन। उस समय में नहीं आंसर कर पाऊंगा। सेशन के एंड तक प्लीज नोट डाउन कीजिए, काफी टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पे होंगे, राइट। वो सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए। सेशन के एंड में मैं जरूर कोशिश करूंगा उन सबका जवाब देने की। ऑलराइट। इसके अलावा आई टेक द सेशन इन हिंदी। हिंदी में मैं लेता हूँ सेशन टिपिकली, बिकॉज बहुत सारे लोग हमें से हिंदी में कनेक्ट करते हैं। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज अगेन सेशन के एंड में आप लिखें, एंड आई विल ट्राई एंड गेट बैक टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे मैं दोबारा जाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, सो विद दैट a warm welcome to all of you. Will that work? Okay, Abhijit, you can't hear my voice. Is my voice audible? Can somebody just confirm मेरी आवाज आ रही है? अजय जी आवाज आ रही है, Okay. उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। उनको मैसेज किया, मैं शायद तो कॉल भी करता हूँ उनको अलग से। ओके, अभिजीत आपको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है और मेरी तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच है तो टीम जरूर मुझे प्रॉम्प्ट करेगी। अगर फिर भी आपको नहीं दिख रहा और बाकी सबको सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा है ये पर्टिकुलर सेशन, एक बारी लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लें, आई एम श्योर यू नो चीजें काफी बेहतर होंगी। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं रेरा से। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, हम सबके बड़े पापा, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़े, और हम सबको बहुत ग्रिप में पकड़ के चलने वाले। right? इतने बड़े हुए नहीं है, कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था इस एक्ट का आना। बहुत जरूरी था एक अथॉरिटी का आना जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सके, एक इंडस्ट्री में ये बता सके कि क्या चीजें चलती हैं, क्या चलनी चाहिए, और क्या नहीं चलती हैं और क्यों नहीं चलती। बहुत सालों से, बहुत डेकेड से रियल एस्टेट को एक अलग माध्यम से देखा जाता था, स्पेशली इंडियन रियल एस्टेट। पैसा बहुत है, बहुत था, सब जानते हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी कोई रेगुलेटर नहीं था। कोई ये नहीं बता रहा था कि ऐसे करना है और ऐसे नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। विद गॉड्स ग्रेस एंड अ लॉट ऑफ, जैसे हम कहते हैं, बहुत संघर्ष के बाद ये आया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इज देयर। अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट में ये लागू नहीं है, प्लीज रीचेक करें। हर स्टेट में ये लागू है। आप में से काफी लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। रेरा लाइसेंसेस आपके खुद के आपके पास होंगे, बट ये अगले कुछ समय तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो लाइसेंस आप कैरी कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, तो ये जो एक्ट है ये 2016 में किक इन हुआ था, एंड 1 मई 2017 से ये लागू हुआ है। महाराष्ट्र सबसे पहला स्टेट था जिसने फोरफ्रंट लिया, जो सबसे आगे बढ़ा और कहा कि हम इसे लागू करें। महाराष्ट्र में सबसे पहले ये लागू हुआ और उसके बाद ये ऑलमोस्ट हर स्टेट में जाके लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू। सिमिलरली आज भी महाराष्ट्र फोरफ्रंट में है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में हमेशा थोड़ी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से हुए हैं एज अपोज टू अ फ्यू अदर स्टेट्स। और पहली लीड हमेशा महाराष्ट्र ने इसलिए ली है क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट भी है और एक तरीके से रिलेटिवली ऑर्गेनाइज भी है। बहुत सारे लोगों के रीसेंट न्यूज में आपने सुना होगा रेरा लाइसेंसेस कैंसिल हुए या सस्पेंड हो चुके हैं। उसका एक कारण ये है कि अब महाराष्ट्र में लाइसेंस लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप रेरा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास लाइसेंस है तब भी आपको ये एग्जाम देना, यू स्टिल हैव टू टेक दैट एग्जामिनेशन। रिसेंटली मैं जब बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था तो कल ही एक हमारे कॉलीग हैं जो एक डिफरेंट फॉर्मेट में काम करते हैं किसी और कंपनी के साथ, उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था।
और उनकी ब्रोकरेज अभी तक आई नहीं। हालांकि रेरा लाइसेंस है, लेकिन जो डील हो चुकी है, और बहुत ही प्रोमिनेंट डेवलपर है, वन ऑफ द टॉप डेवलपर्स इन इंडिया, उन्होंने कहा है जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है कि आपने एग्जाम को क्लियर किया है, तब तक हम आपकी ब्रोकरेज नहीं रिलीज कर सकते। उस चीज को और 2 साल लग जाएंगे। अगली डेट महाराष्ट्र में अगस्त बताई जा रही है या जुलाई बताई जा रही है, पता नहीं, आई थिंक अगस्त बताई जा रही है। वो होगा, उसके बाद 1 आध महीना और लगेगा, यानी 2-3 महीने तक उनके कमीशंस डिले हो गए। सो इट्स अ सीरियस थिंग, राइट। अब तक ये दूसरे स्टेट्स में नहीं हुआ है, बट रेस्ट अश्योर्ड बहुत जल्दी होने वाला है, राइट। तो चलिए थोड़ा रेरा के बारे में समझते हैं, इससे पहले कि हम सारे लीगल पॉइंट्स पे डिस्कस करना शुरू करें। रेरा है क्या, राइट। पहले मैं इंग्लिश में रीड करूंगा, फिर हिंदी में समझाने की इसकी कोशिश करता हूं आपको। रेरा इज एन एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट सेक्टर। देखिए, रेरा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य या लक्ष्य है, जो होम बायर है, जो बहुत जद्दोजहद करके अपने जीवन में 1 या 2 प्रॉपर्टी खरीदता है, बहुत समय उसके इंटरेस्ट को निग्लेक्ट किया जाता था। आज भी होता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा होता था। उस बेचारे इंसान के पास केवल एक ही आंसर था, या तो वो सिविल केस फाइल कर दे या क्रिमिनल केस फाइल कर दे, जो भी करे। लेकिन हमारे जुडिशरी सिस्टम में उस चीज को आते आते ही बहुत साल लग, तो बहुत सारे लोग पहले अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट नहीं करते थे, पैसा नहीं लगा। लेकिन आज क्योंकि हमारे कंज्यूमर के पास एक फोरम है, एक अथॉरिटी है, तो ये उस होम बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के माध्यम से, रीजन से लाया गया। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया में, उससे ज्यादा ही है, लेकिन 140 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन वाले कंट्री में रियल एस्टेट जो हमारा सेक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है किसी भी देश में, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट इकोनॉमी बढ़ती रहे, ग्रो होती रहे, उसमें इन्वेस्टमेंट आना और कंटिन्यूसली आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेरा का मेन उद्देश्य ये अब आप ये सारी चीजें देख सकते हैं कि ये राज्यसभा में पास हुआ है और लोकसभा में 2016 में, ठीक है, पार्शली ये पास हुआ, और 2017 में इसके सारे प्रोविजंस को पास कर दिया गया। देखिए, आज रेरा प्रीडोमिनेंटली आप अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट में लैंड में देखेंगे, रीसेल और रेंटल, रीसेल या रेंटल आज भी रेरा के परव्यू में नहीं आते हैं। ये आगे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, लेकिन ये इसका प्रियम्बल। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? किसी भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और ये इंश्योर करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल पे आए। इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट हो जाता है, या हो शायद पहले भी बहुत ज्यादा हो रहा था, नहीं हो रहा था, इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत सारे लोग शाये हुए हो रहे थे, पीछे हट रहे थे। इसका सबसे पहला उद्देश्य इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक लेवल पे लेके आना है। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड। अंडर कंस्ट्रक्शन में बहुत समय, बहुत लोगों के पैसे डूबे हुए हैं, या पहले डूबे हुए थे, क्योंकि 10-10 साल उनके प्रोजेक्ट्स डिले हो गए थे। कंपनीज ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, डेवलपर्स ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, और लोगों के पैसे चले गए। अब इतना आसान नहीं, राइट। तो एक ट्रांसपेरेंसी और जो फ्रॉड के चांसेस थे, एक हद तक रेरा ने कंट्रोल करने की कोशिश की। ब्रिंग बेटर अकाउंटेबिलिटी अगेन एंड ट्रांसपेरेंसी एट एवरी लेवल। देखिए, किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में आप हो, कोई ना कोई अकाउंटेबल जरूर होता है। आप अपना खुद का धंधा चला रहे हो और एक टीम को रख रहे हो, हर बंदे से आप अकाउंटेबिलिटी चाहते हो। यहाँ तो लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है, आप भी जब डील करते हो तो यू टॉक अबाउट लैक्स, यू टॉक अबाउट करोर्स, कि भाई मैंने आज 5 करोड़ का माल बेचा, 10 करोड़ का माल बेचा, या ये साल में मैं 50 करोड़ का माल बेचने, उससे नीचे हम बात ही नहीं करते। 50 लाख के नीचे बात ही नहीं होती है, राइट। तो इतने मोटे रकम के लिए अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए।
enable pan India standardization and bring professionalism. हर इंसान, मैं अपने सेशंस में ये कहता हूं, हर इंसान रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट में जुड़ा हुआ है, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रियल एस्टेट ब्रोकिंग में भी जुड़ा हुआ है। चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर मैं वो सब्जेक्ट पे बात करने लग जाऊंगा तो उसमें कम से कम 3 घंटे आपके लग जाएंगे, बट खैर वो नहीं चाहूंगा मैं। बट ये जो लोग हैं जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऐसे ही करते जा रहे हैं, यू नो, अपने हिसाब से जैसे भी है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग शायद जानते हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो एक तरीके से रेरा का ऑब्जेक्टिव है कि पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए और प्रोफेशनलिज्म लेके आया जाए। अब इसके लाइव एग्जाम्पल आप सब इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं आप एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ भी हैं, और आप खुद अपना समय लगा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं हम इसे एक स्टैंडर्ड के माध्यम से करें। इसीलिए आज के डेट में हम अपने आप को कंसल्टेंट्स कहते हैं, ना कि एक प्रॉपर्टी डीलर, एक मीडिएटर, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। enhance the correct information or flow of correct information between the buyer and the seller। देखिए, रियल एस्टेट में हमेशा एक ग्रे एरिया माना जाता है। बहुत समय बायर और सेलर के बीच में जो इंफॉर्मेशन फ्लो था वो पूरी तरीके से नहीं बताया जाता, या बताया भी जाता था तो बिट्स एंड पीसेस में बताया जाता था। पता है, वो बचपन में एक गेम खेलते थे, एक बंदे के कान में आप कुछ बोलिए, फिर वो किसी और के कान में बोलता है, ऐसे करते करते 15वें कान तक जब वो बात पहुंचती थी तो उसका मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाता। तो रियल एस्टेट वॉज समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन का फ्लो होना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस में, और रेरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये, impose greater responsibility on builders and investors। एंड यूजर पे तो डेफिनेटली एक सिक्योरिटी आती है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए भी और एक बिल्डर के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उस टाइप के इन्वेस्टर्स नहीं हैं जो 5,000 पर स्क्वायर फुट का माल 1,000 पर स्क्वायर फुट, 2,000 पर स्क्वायर फुट में उठाते हैं। ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज से 10 साल पहले और आज का सिनारियो आप देखोगे तो बार बार आप सुनोगे, टुडे इज एन एंड यूजर मार्केट। मतलब आज का जो मार्केट है वो एंड यूजर का है, इन्वेस्टर्स कम है, राइट? हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो मात्रा में पहले थे, जो क्वांटम में पहले थे, जो अमाउंट में पहले थे, ये जितने सारे थे, वो धीरे धीरे कम होते गए। इसलिए नहीं कि उन्हें कम करने पे मजबूर कर दिया गया, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एंड यूजर बढ़ गए, इन्वेस्टर्स, राइट? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर्स के ऊपर भी आई और इन्वेस्टर्स के ऊपर, और ये रेरा ने इम्पोज किया। एनहांस रिलायबिलिटी इन रियल एस्टेट सेक्टर। आप ना कभी भी गूगल में चले जाइए और पिछले पिछले 5-6 साल का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ग्राफ देखिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर से इंडिया में आता है, जैसे एनआरआईज होते हैं, XYZ नंबर ऑफ पीपल हु पुट इन द मनी इन देयर होम कंट्री। आप वो ग्राफ को ना ऐसे देखेंगे, देयर इज अ ह्यूज इनफ्लो, बहुत बड़ा इनफ्लो रियल एस्टेट सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से होना शुरू हो गया। पहले भी होता था बट वो अकाउंटेबल नहीं था, वो किसी ना किसी तरीके से घूमते घुमाते हुए आता था। ये लेजिटिमेट है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि रेरा आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया है कि रियल एस्टेट सेक्टर एक रिलायबल सेक्टर। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया और मेरा पैसा डूब गया, 15-20 साल तक वो जमीन के ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, या बाद में वहां पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे फिर वो इंक्रोच हो गए, तो ये रिलायबिलिटी रेरा का रीजन है या ऑब्जेक्टिव। Ensure more equitable and fair transaction between stakeholders। कितने स्टेक होल्डर्स आपके एक रियल एस्टेट के बिजनेस में होते हैं? देखिए, बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स के पहले होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके पीछे होते हैं लेबर। इससे आगे आप जाओगे तो आता है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी आप और मैं, उनके बीच में भी हो सकता है कि एक मेजर इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेंट हो, या आईपीसी हो, या एग्रीगेटर हो, जो अपने अंडर में या अपने साथ में 500-600 चैनल पार्टनर्स को लेके चलता है। फिर होते हैं एक और स्टेक होल्डर जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
वो है आपका कंज्यूमर। ऐसा नहीं कि बाकी सारे नहीं है, बट अगर वहां नहीं हुआ तो और किसी का भी कुछ नहीं होगा, और अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो एंड कंज्यूमर भी सफर करे। तो कहीं पे भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इट शुड बी फेयर और इक्विटेबल होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं वो मेजरेबल होना चाहिए, right? कि हर स्टेक होल्डर के पास ये चीजें जा रही। अब स्टेक होल्डर्स कौन है इसमें? एक हो गया आपका डेवलपर। रेरा के अंडर में डेवलपर आता है, ये आप सबको पता है, या आपके लोकल बिल्डर। दूसरे हैं रियल्टर्स, यानी आप और मैं, या जिसको आप चैनल पार्टनर्स भी कहते हैं। और फाइनली जो आपके हैं आउटसोर्स्ड एजेंसीज, कोई भी प्रकार के, चाहे फिर जैसे मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स हो, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो, वो भी इसके परव्यू में आते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो, देखिए एक डेवलपर और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत फर्क होता है। L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो, शापुर जी पालम जी एक डेवलपर भी हैं और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी। लोधा या बाकी मैक्सिमम डेवलपर्स जो आप देखेंगे वो कंस्ट्रक्शन नहीं करते, कंस्ट्रक्शन को आउटसोर्स करते, किसी सबको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट। और ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज पूरा कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से नहीं इसको कर पाते हैं, तो ये भी उस चीज को सब कॉन्ट्रैक्ट करते, सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं। तो ये आउटसोर्स एजेंसीज भी रेरा के परव्यू में आते हैं। अब डेवलपर के लिए कंप्लायंसेस क्या चाहिए? देखिए पहले क्या होता था कि एक पेपर पे आपने एक प्लान देखा, एक ब्रोशर में आपने प्लान देखा, एक प्रोजेक्ट का देखा, और जब आपका कोई क्लाइंट उस पोजेशन लेने गया उस प्रोजेक्ट में, ऊपर वाला कभी नहीं चाहे लेकिन प्लान अपने आप बदल जाता, गार्डन हट जाता था, एक बिल्डिंग और आ जाती थी, क्लब हाउस बड़ा होता था ग्राउंड फ्लोर पे, वो छोटा हो गया और ग्राउंड+1 हो गया, तो जो फर्स्ट फ्लोर वाला है उसका व्यू पूरा खत्म हो गया, यू नो। तो ये तरीके की चीजें बहुत होती थी। अब अगर किसी बिल्डर, किसी डेवलपर को कोई भी छोटी सी छोटी चीज अपने प्रोजेक्ट अप्रूव प्लान में ऐड करनी है या बदलनी है, अप्रूव प्लान में या तो कुछ ऐड करना है या कुछ बदलना है, तो उसे जितने भी लोगों ने वहां पे अलॉटमेंट दिया है या बिल्डर ने उसे अलॉटमेंट दिया है या उन्हें दिया है, उन्हें पहले तो बताना है। और कम से कम 2/3 लोग या 2/3 लोग जो वहां पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, पैसा लगा चुके हैं, उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कंसेंट चाहिए। उसके बिना अब चेंजेस करना मुश्किल। इन योर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्लान, राइट? ये पहले बहुत होता था। देखिए आप सब मैच्योर हैं, आप सब जानते हैं, रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं कुछ चीजें नहीं कहूंगा इसमें, लेकिन आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब ये चीजें इतनी आसान नहीं है कि भाई आपने कुछ भी उठा के कुछ भी बना दिया और एक बिल्डिंग और खड़ी कर दी, इट डजंट वर्क लाइक दैट एनीमोर। बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा, आप मुझे टोकन दे दीजिए, आप मुझे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दीजिए, ईओआई दे दीजिए, आप मुझे फलाना दे दीजिए। 1 महीने के बाद, अभी मैं सिर्फ टोकन कलेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं कोई सेल नहीं कर रहा हूँ, 1 महीने के बाद हम आपको अलॉटमेंट दिखाएंगे कि भाई ये 100 यूनिट है मेरे पास, ये 100 यूनिट की अलॉटमेंट होने वाली। आपका एक प्रेफरेबल या प्रेफरेंस जो होएगा, ये 3-4 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। आप कहते हो आपको मिड फ्लोर पे चाहिए, ठीक है। आप कहते हो आपको गार्डन व्यू चाहिए, ठीक है। आप कहते हो वास्तु के हिसाब से मेरे को ईस्ट वेस्ट एंट्री चाहिए। ये आपके 3 प्रेफरेंस पॉइंट्स। जिस दिन मैं अलॉटमेंट शुरू करूंगा उस दिन आप आइए, क्योंकि आपने पहले एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है जो कि एक चेक है जो मैं बैंक कर दूंगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आपने इंटरेस्ट दिखा दिया है कि साहब मैं खरीदना चाहता हूँ। मैं आपको प्रायोरिटी पे वो इन्वेंट्री दिखाऊंगा। अगर वो इन्वेंट्री आपको पसंद आती है तो हम आगे चलेंगे, और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो मैं आपको ये पैसा रिफंड कर दूँ। ओके, वंस अगेन, इज माय वॉइस ऑडिबल? कैन वी प्लीज कंफर्म ऑन द चैट? Yes, Ajay ji, absolutely audible. Vijay, I think you'll have to log out and log in because it's a problem at your end. The विजय को others नहीं can सुनाई hear. दे रहा है तो मैं मैसेज करता हूँ, आपकी आवाज फिर भी नहीं सुनाई देगी, आप बोलोगे रिस्कली लॉग इन के लिए तो। It's happened again. Okay, all right. So ये बार बार आप शब्द सुनते होगे, ईओआई उठा लीजिए, ईओआई उठा लीजिए, चेक उठा लीजिए, मैं अलॉटमेंट करता हूं। ये इसलिए होता है
क्योंकि जब तक उस प्रोडक्ट का रेरा नहीं आया है, तब तक टेक्निकली, लीगली एंड एज पर रेरा गाइडलाइंस वो डेवलपर, वो बिल्डर उस माल को लॉन्च नहीं कर सकता है, उसे एडवर्टाइज नहीं कर सकता, उसे बेच नहीं सकता। कभी भी आप प्री लॉन्च या प्री प्री लॉन्च जो सुनते होंगे मार्केट में, उस प्री लॉन्च में आपको ज्यादातर होर्डिंग्स नहीं दिखेंगे। आप ज्यादातर रेडियो पे नहीं सुनेंगे कि साहब मेरा प्री लॉन्च हो रहा है। तो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आप ऑफिशियली एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते जब तक आपका रेरा नहीं आया, राइट। तो ये एक रीजन होता है जिस वजह से टोकन वर्ड को एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट मार्केटिंग वर्ड बनाया है, और मैक्सिमम जगहों पे ये आपको ईओआई 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 सुनाई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये कोई और हुआ नहीं है, दिस इज जस्ट अ टोकन। इसके दो फायदे बिल्डर के लिए। पहला, उसने अपनी इन्वेंट्री को सिक्योर कर लिया कि भाई मेरे 100 यूनिट हैं, मैंने 200-300 टोकन उठा लिए, 300 ईओआई उठा लिए, मेरी इन्वेंट्री सिक्योर हो गई। चलिए अब मेरे को 100 तो मैं बिक जाएंगे या बेच दूंगा, अब बचे बाकी 200 लोग। मेरे नेक्स्ट लॉन्च के लिए मेरे पास डेटा भी आ जाता है। प्लस मार्केट में एक बहुत बड़ा बस भी बन जाता है कि देखिए पहले ही दिन पे हमने 500 यूनिट बेच दी। ऐसे करके आप सुनते होगे, लिंक्डइन पे देखते होगे, 800 करोड़ ऑफ इन्वेंट्री इन वन डे। आपको क्या लगता है एक दिन में 800 करोड़ की इन्वेंट्री बिकती है? उसके पीछे महीने महीने जितने भी सोर्सिंग टीम वाले होते हैं, चैनल पार्टनर्स को हैंडल करने वाले होते हैं, वो ये काम करते हैं, मार्केट को गर्म करते हैं हमारी भाषा में अगर। ठीक है, बट रेरा के हिसाब से एक डेवलपर कोई भी लॉन्च या एडवर्टाइजमेंट बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के नहीं कर सकता, अपने प्रोजेक्ट की भी और प्रोडक्ट की, राइट। अगर मैं एक डेवलपर हूं और मुझे मेरे जो शेयर्स हैं, अगर मेरे मेजॉरिटी शेयर्स हैं और मुझे ट्रांसफर करने हैं किसी को भी, चाहे फिर वो मेरी फैमिली हो या चाहे फिर वो कोई थर्ड पार्टी, जो ओरिजिनल ओरिजिनल कंपनी के रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है या परव्यू में नहीं है, या उस आरओसी के ब्रैकेट में एज ए डायरेक्टर, एज एन XYZ नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे मेरा परिवार ही क्यों ना हो, थर्ड पार्टी माना जाता है। अगर वहां पे 2/3 जो लोग हैं, 2/3 लोगों ने अगर वापस कंसेंट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो कोई भी डेवलपर अपनी मेजॉरिटी राइट्स ट्रांसफर नहीं कर सकता। उन्हें ये कंसेंट लेना बहुत जरूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि बहुत समय क्या होता था, बिल्डर से आपने माल खरीदा, अब वो मतलब वट एवर प्रॉब्लम हैपेंड और वो कंस्ट्रक्शन रुक गया, फिर 6-7 महीने बाद, 1 साल 2 साल के बाद कोई और आया, उसने कहा मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, उसने पूरे नॉर्म्स बदल दिए, और आप कहते हो यार ये क्या हो, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड हो गई, राइट। तो ये अब आप नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्हें सारी चीजों को शेयर करना है, प्रोजेक्ट प्लान्स को शेयर करना है, लेआउट्स को शेयर करना है, अप्रूवल्स को शेयर करना है, और ये ऐसा नहीं कि इधर उधर शेयर करना है, मैं बताऊंगा कहाँ पे करना है। लैंड टाइटल्स को शेयर करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो उनके पास में है, उनके डिटेल्स भी शेयर करने हैं। और कहाँ पे करने हैं? पब्लिक डोमेन में करने हैं। रेरा की वेबसाइट पब्लिक डोमेन की वेबसाइट है, यानी आप, मैं या कोई भी इंसान उस वेबसाइट में जाके ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकता है, और देखनी चाहिए, राइट। बहुत समय आप कहते हैं ना किसकी क्रेडिबिलिटी। अभी कल ही हम एक प्रोडक्ट पे बात, इनफैक्ट आज सुबह कर रहे थे, कल नहीं सॉरी आज कर रहे थे, कल शाम को हमारी मीटिंग कैंसिल हुई, आज सुबह कर रहे थे। नॉर्मली हम 3 मिनट या 4 मिनट देते हैं एक इंसान को उस प्रोडक्ट पे बात करने के लिए। आज की मीटिंग क्योंकि बहुत कम लोग थे, हमने 25 मिनट बात की, और 25 मिनट के बाद भी वो प्रोडक्ट मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ये सारी चीजों में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये कंप्लायंट है या नहीं, भले उनके पास रेरा हो, लेकिन क्या वो प्रोजेक्ट प्रोडक्ट जो भी है वो ये सारी चीजें दिखा सकता है या नहीं, मुझे नहीं समझ में, राइट। सो वी हैव टू लुक एट ऑल दिस इंफॉर्मेशन एज वेल। इंक्रीज assertion on timely commitment and completion of projects and delivery। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक डेवलपर का काम है, अगर वो आपसे कह रहा है कि साहब आपको मैं ये साल तक प्रोडक्ट दूंगा, मैं ये साल तक आपको प्रोडक्ट दूंगा या देना चाहिए, ये होता नहीं था। 2 साल 5 साल नॉर्मल डिलेस माने जाते थे, राइट। आप कभी एक अग्रीमेंट को पढ़िए ध्यान से, राइट। आज तो नहीं कहूंगा, पहले के अग्रीमेंट्स को पढ़िए।
आज भी होते होंगे। अगर आपने उनकी जब एक डिमांड आती है पेमेंट की कि भाई प्लिंथ बन गया, फिर 3 फ्लोर्स बन गए, फिर 6 फ्लोर्स बन गए, फिर 9 फ्लोर्स बन गए, तो आपको सर्टन अमाउंट देना होता है, 10%, 8%, 15% ऑफ अग्रीमेंट वैल्यू, जो भी आपका एक पेमेंट प्लान होगा। आपने एक भी दिन उनके पेमेंट प्लान की जो डेट्स हैं उससे डिले किया, तो आपके एग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है, डिलेड पेमेंट पे आपको 18% इंटरेस्ट उस बिल्डर को देना। लेकिन अगर उसने डिले किया तो वो आपको 9% देगा इंटरेस्ट। अब ऐसा क्यों? आपका पेमेंट डिले हुआ और उनकी तरफ से डिलीवरी में डिले हो गया, तो एक ही लेवल की पेनल्टी होनी चाहिए ना। या तो दोनों 9 हो या दोनों 18 हो। ऐसा नहीं होता था बहुत जगहों पे, राइट। तो इंक्रीज असर्शन ऑन टाइमली कंप्लीशन एंड प्रोजेक्ट डिलीवरी। देखिए, आप कहोगे कि यार अभी भी ये होता नहीं है। सर, ये होता है। बिल्डर्स ने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मैं 2025 में इसको कंप्लीट कर दूंगा। मैं रेरा के डर से उधर प्रोजेक्ट में 2026 या 2027 लिख देता, मैं अपना बफर उसमें डाल देता। तो बहुत सारे डेवलपर्स के लोगों से जब आप बात करोगे, आप पूछोगे कि भाई कंप्लीशन क्या है, तो कहेंगे साहब रेरा कंप्लीशन 2027 में है, बट हम मार्च 2026 में दे देंगे। रेरा कंप्लीशन 2027, यानी वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं आपको लिख के देता हूं कि मार्च 2026 में दूंगा, बट हाँ मेरी गारंटी है मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर आप रेरा का पूछोगे तो हाँ भाई वो दिसंबर 2027। उन्होंने बफर रखा है। लेकिन कुछ नहीं होने से कुछ होना इवन बेटर है, राइट। इट्स बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट अब डेवलपर्स ने टाइमली डिलीवरी के ऊपर फोकस किया है, इस वजह से ये उन्होंने डालना शुरू। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। किसी भी कंस्ट्रक्शन में, नए कंस्ट्रक्शन में, स्ट्रक्चर में अगर कोई डैमेज होता है तो पहले 5 साल तक उसे ठीक करने की जिम्मेदारी उस बिल्डर, उस डेवलपर की। ये रेरा का लॉ है। तो पहले बहुत सारे डेवलपर्स, तो नहीं कहूंगा, लोकल बिल्डर्स हों या फर्स्ट टाइम बिल्डर्स हों, एम ही बना देते थे, कुछ भी बना दिया, और उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, लीकेजेस हो जाते थे, स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम आती थी। अब ये सब चीजों के वजह से एक तरीके से जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत फर्क पड़ जाएगा, और पड़ गया है, पड़ चुका है। यानी आपकी जो डिफेक्ट की लाइबिलिटी है वो अब उस बिल्डर पे आ गई है। भाई इसको डिफेक्ट को ठीक करना है आपको, ना कि आपकी सोसाइटी को, पहले 5 साल तक तो एटलीस्ट। तो ही हैज टू गिव यू अ गुड प्रोडक्ट, राइट। की हाइलाइट्स ऑफ रेरा। रेरा के हाइलाइट्स क्या है, चलिए ये समझते हैं। प्रोवाइडिंग अ यूनिफाइड लीगल रेजीम एंड स्टैंडर्डाइजिंग द परचेज ऑफ रियल एस्टेट। अगर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल है, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। लीगली अगर एक चीज है और एक चीज नहीं है तो वो हर जगह होनी चाहिए। नाउ दैट्स कॉल्ड अ यूनिफाइड लीगल रेजीम। यानी एक स्टैंडर्ड है, एक चीज है जो लॉ के अंडर में आती है। आपने किसी को चाकू मारा तो अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर होएगा, राइट। अब ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, राइट। तो एक ही यूनिफाइड लीगल रेजीम है, वो आप बिहार में करो, महाराष्ट्र में करो, गुजरात में करो, कहीं पे भी करो, आप लीगली बाउंड हो। सिमिलरली यहाँ पे भी ये स्टैंडर्डाइजेशन और ये यूनिफाइड लीगल रेजीम को लाने के लिए रियल एस्टेट में रेरा आया गया। देखिए, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती है, स्पेशली व्हेन यू हैव 140 करोड़ प्लस पीपल। 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन की कंट्री को परफेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम 50 साल तक सोचते ही रहे और पिछले 7-8 साल, 10 साल में अगर कोई चीज आई है तो इट इज अ गुड स्टेप। ओवरनाइट चेंज नहीं हो, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप जरूर हुआ है। तो ये सबसे बड़ी हाईलाइट है रेरा। स्ट्रॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप देखिए, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ले लीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स को कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने 45,000 करोड़ की कंपनी तक को बंद कर दिया। पैरा बैंकिंग, या देसी भाषा में कहो तो चिट फंड। सेबी ने कहा कि बॉस ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है और फिर भी आप ये कर रहे हो
तो पहले तो मैं देख रहा हूँ, और जिस दिन मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो गया या खत्म हो गया, मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि गेस व्हाट, आई एम योर बिग डैडी ओवर हियर, यू कैन मेस अराउंड विद मी। आप हर चीज को ग्रांटेड लेके नहीं चल सकते। रियल एस्टेट में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी अथॉरिटी थी नहीं, राइट। तो ये बहुत जरूरी था कि एक स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट हो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का, कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब देखिए, हम जब एक सेशन लेते हैं तो हम म्यूट कर देते हैं। अब अगर मैं आपके माइक को म्यूट ना करूं, कोई पीछे बाइक चला रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, किसी की बीवी पीछे से गुस्सा कर रही है उनको, वो सारी चीजें आती है। तो यहाँ पे रेगुलेट कौन करता है? मेरी टीम रेगुलेट करती है कि भाई ये माइक नहीं ऑन होना चाहिए। बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन इसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है। सिमिलरली ये तो लाखों करोड़ की चीज है, इसकी न्यूसेंस वैल्यू उससे ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे एक एस्टैब्लिशमेंट होना बहुत जरूरी है रेगुलेटरी अथॉरिटी का, जो रेरा लेके आया और जो रेरा है। robust grievance redressal system to dispose applications in or within 60 days। मैक्सिमम जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो रेरा के लिए डे टू डे चीजें हैं, छोटपुट चीजें हैं, आपके लिए शायद वो नहीं हो, लेकिन उनके लिए वो डे टू डे अफेयर्स हैं। रेरा एपेलेट ट्रिब्यूनल में उसका वर्डिक्ट, अगर आप ग्रीवेंस डालते हो, अगर आप डालते हो साहब मेरे साथ ये हो गया, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, उनका एक टर्न अराउंड टाइम होता है 60 डेज में, आपको उसका रिजल्ट मिलता है, या एटलीस्ट एड्रेस होती है आपकी प्रॉब्लम। इट इज बेटर देन गोइंग टू अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में आप जाते थे तो कितने साल तक आप वहीं पे अटके हुए रहे। तो ये भी हमें जानना जरूरी है कि एक सिस्टम बनाया गया है कि आपको अभी सालों साल इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर सिविल केस किया हुआ है, तो वहां से मूव करके उसको रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल में डाल दे, अगर आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई इशू, राइट। ये मैंने आपको बताया, ये एक फोरम है जो आपकी ये सारे दुखों को सिर्फ सुनता ही नहीं, कोशिश करता है इनका समाधान या इसका सोल्यूशन भी आपको निकले। एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल, आई वुड से, अथॉरिटी। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कर लेगा। मैक्सिमम जगहों पे आज भी आप रेरा के रिप्रेजेंटेटिव से नहीं मिल सकते। आई वॉज सरप्राइज जब कुछ स्टेट्स में लाइसेंस लेने के पहले उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन कंपनी, ये हमें लाइसेंस बना के दे रही है। मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं। जब उन्होंने मुझे दिखाया तो आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। आज भी आप रेरा के लिए अप्लाई करो तो आपको ऑनलाइन जाके अप्लाई करना। जब कुमार और मैंने अप्लाई किया था, हमें हमारी नानी याद आ गई अच्छी तरीके से। कुमार कितने दिन अपने को लग गए थे खाली वो फॉर्म भरने में है। अभी तो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है। It was almost 25 days to complete that formality. कंप्लीट द फॉर्मेलिटी। ठीक है, कभी कभी हम लोग को लगता था कि यार ये ना प्रैक्टिकल जोक कर रहे हैं हमारे साथ में, लोगों को इसलिए ये फॉर्म भरवा रहे हैं कि जो लोगों में पेशेंस लेवल है ना, वही रियल एस्टेट में टिक सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड था। आप कुछ अपलोड करो, फिर वो अपलोड नहीं हो तो फिर से आप फर्स्ट से स्टार्ट करो, फिर आप थर्ड पे जाओ फॉर्म पे। इट वाज पैथेटिक। अब तो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बट ऑल आई एम सेइंग इज, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल ये चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बनाया गया, ये प्रॉब्लम्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बनाया गया, राइट। विच इज व्हाई आपको इसका आपको कहीं ना कहीं फायदा भी उठाना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर कि तो वो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, या उस प्रोजेक्ट के अंदर 8 अपार्टमेंट्स या उससे ज्यादा है, तो वो रेरा के परव्यू में आता है। अगर आप 500 स्क्वायर मीटर की जगह पे कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या उसमें 8 या 8 से ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसे रेरा लाइसेंस लेना है। अब वो लेता है नहीं लेता है वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर वो नहीं लेता है तो वो डेफिनेटली एक टाइम बॉम्ब पे बैठा है, जो फटेगा। आज नहीं तो कल जरूर फटेगा। बट दिस इज द बेसिक नॉर्म फॉर रेरा, कि भाई आप कहते हो ना कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तू कहते हैं कि रेरा वेरा कुछ नहीं है, छोड़ो, छोटा सा प्रोजेक्ट है, क्या फर्क पड़ता है। 8 यूनिट से छोटा प्रोजेक्ट क्या होगा? होएगा 2-4 यूनिट का, उसमें आप काम ही क्या करो, और क्या ही बेचोगे, और क्या ही उसमें आपको प्रॉफिट आएगा।
और क्या ही आपको वो कमीशन देगा। तो 8 यूनिट फिर भी बहुत मैंने कम कहे। अगर इस लेवल का भी कोई प्रोजेक्ट है, कोई बिल्डिंग है, कोई कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी रेरा के परव्यू में आती है, राइट। अब ये तो हो गई अंडर कंस्ट्रक्शन की बात। इसके अलावा बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला होता है। अब आप सब लोग जानते हैं, आई एम श्योर, ओसी क्या होता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा एक ब्रीफ आपको बता देता हूँ। कंप्लीशन के बाद अगर आपने सारे डिपार्टमेंट्स के एनओसी के माध्यम से कंस्ट्रक्शन किया है, तो आपको डेफिनेटली ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलता है। अगर उस बिल्डिंग को ओसी नहीं मिला है कंस्ट्रक्शन के बाद भी बहुत सालों तक, तो या तो वो बिल्डिंग में कोई लफड़ा है, या उन्होंने कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स के हिसाब से नहीं किया है। And in that, if plot size is less than 500 square meter, but number of units is more than 8, although this project no longer required it. Of course, but 500 स्क्वायर मीटर है ना, इसलिए मैंने स्लैश मारा है। और इधर और 500 स्क्वायर मीटर, नितेश, राइट। सो मोटा मोटी ये है कि अगर आपको ओसी नहीं मिला है, तो आपने कोई ना कोई तरीके से उसे मैनेज किया है, मैनिपुलेट किया है, ठीक है। कितने डिपार्टमेंट की एनओसी आपको चाहिए, अनुपम साहब? एवरी स्टेट हैज द नंबर ऑफ एनओसीज। एक डॉक्यूमेंटेशन में हम कोशिश करेंगे बताने की आपको। हर स्टेट में अलग नॉर्म्स है, राइट। कल डॉक्यूमेंटेशन में विल कवर दिस अप। बट बिल्डर्स को डेफिनेटली ये पता है। तो अगर उनके पास ओसी नहीं है और आप उस बिल्डिंग में रह भी रहे हो, कल को आपको कोई इशू आता है, तो भी वो बिल्डिंग रेरा के परव्यू में आती है, भले ही वो कंस्ट्रक्ट क्यों ना हो गई हो। लेकिन ओसी नहीं आया है तो उसके परव्यू में आती है। पहले आप जब किसी कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाते थे, ठीक है, आपने सपोज 1 करोड़ का घर खरीदा, आपने 10 लाख इनिशियली दे दिए, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, या 20 लाख दिए, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसके बाद आपका पेमेंट लिंक प्लान शुरू हो गया। तो डेवलपर को तभी भी ये करना होता था और आज भी ये करना है, पहले ये शायद नहीं करते। जो भी पेमेंट आपने दिया है, उस पेमेंट का 70% उन्हें एक अलग अकाउंट में रखना है, जिसको एस्क्रो अकाउंट कहते हैं, थर्ड पार्टी अकाउंट। उस अकाउंट से जिसमें उन्होंने 70% ये पैसा रखा है, उन्हें ये पैसा उसी प्रोजेक्ट के लैंड और कंस्ट्रक्शन के खर्चों पे ही वेस्ट करना है। वेस्ट तो नहीं, सॉरी, वेस्ट नहीं कहना चाहिए, खर्चों पे ही डालना है, यूटिलाइज करना है। they have to use this money on that particular project and land only. लोग क्या करते थे, इतना पैसा आ गया, काम शुरू कर दिया, लमसम आ गया, एक और जमीन खरीद ली, फिर एक और जमीन खरीद ली। प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपका पूरा नहीं हुआ, आपने दूसरा कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया, तीसरा भी कर दिया, और आपने घुमाते गए वो पैसे। और फाइनली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके या तो आधे अधूरे रह गए या बंद हो गए। ओवर एम्बिशियस आप थे, अंदर से एक ग्रीड आ गई कि भाई ये होना चाहिए। देयर इज अ क्लासिक एग्जांपल इन पुणे, बहुत हैं, क्लासिक एग्जाम्पल इन पुणे। एक टाइम पे वो पुणे के सबसे बेहतरीन डेवलपर माने जाते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आप पुणे से, आप हम श्योर जानते होंगे। नोएडा गुड़गांव में भी ऐसे हजारों आपको केसेस मिलेंगे, राइट, जिसमें कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुए और वो बैंक्स ने प्रॉपर्टीज ले दी और फिर एनसीएलटी में चली गई और फिर किसी और ने उस पर काम किया या अपना ब्रांड देके फिर उन्हें बनाया और बेचना शुरू किया, जैसे भी। लेकिन आज के डेट में रेरा के हिसाब से जो भी वो पैसे ले रहे हैं, उसका 70% उन्हें डालना ही डालना है। कंटिन्यूअल एंड पीरियोडिक डिस्क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, हर 3 महीने में उनके प्रोजेक्ट का क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्या लेवल तक चीजें गई है, सब चीजें बराबर जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, इसका रेरा की वेबसाइट पे उन्हें अपडेट करना, उन्हें करना है या उनकी टीम को करना है, right? उन्हें डेफिनेटली वारंटी और इंश्योरेंस लेना है लैंड टाइटल पे एंड कंस्ट्रक्शन। जो भी कंस्ट्रक्शन वहां पे होने वाला है, उस प्रोजेक्ट पे होने वाला है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वहां पे उन्हें वारंटी और इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट लेना।
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सेल अग्रीमेंट। बहुत सारे क्लॉजेस वन साइडेड होते थे एक सेल अग्रीमेंट में, ये आप जानते हैं। एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, सेम चीज यहाँ पे भी बताते हैं। अगर आप कोई चीज में डिफॉल्ट करते हो और एक डेवलपर कोई चीज में डिफॉल्ट करता है, तो या तो पेनल्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो दोनों की इक्वल होनी चाहिए, राइट। और अगर किसी की एक ज्यादा है और किसी की एक कम है, डॉक्टर अनुपम जी, प्लीज नोट डाउन योर पॉइंट्स। इफ यू कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस, आई विल नॉट बी एबल टू टेक दिस इन द मिडल ऑफ द सेशन। प्लीज नोट डाउन योर पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द सेशन, राइट सर? थैंक यू। ओके, सो बेसिकली जो भी आपका एक सेल अग्रीमेंट है, दैट कैन नॉट बी और शुड नॉट बी वन साइड। इसमें इक्वल पेनल्टी और इक्वल इंटरेस्ट दोनों चीजें होनी चाहिए, राइट। एंड पेनल्टी इन केस ऑफ वायलेशन, अगर आपने रेरा के नॉर्म्स को फॉलो ना करके कोई भी चीज की, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% तक आपको पेनल्टी पड़ती है या पड़ सकती है। अप टू 10% ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट। 100 करोड़ का अगर आपका प्रोजेक्ट, 10 करोड़ की पेनल्टी आपके ऊपर पड़ सकती है। एंड इन सम केसेस इम्प्रिजनमेंट भी होता है, ठीक है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें हैं, राइट। डेफिनेशन ऑफ कारपेट एरिया। आज मैं अगर 3 लोगों से ये पूछूं कि आप कारपेट एरिया को मुझे डिफाइन करके बताइए, तो देर इज अ हाई चांस कि वो 3 लोग, आई एम श्योर आप लोग नहीं, आप सब लोग मतलब जानते हैं एग्जैक्ट कारपेट एरिया क्या है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हम सब में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें एग्जैक्ट कारपेट एरिया की डेफिनेशन नहीं पता। कारपेट एरिया क्या होता है? जो आप अग्रीमेंट बनाते हो, सेल डीड बनाते हो, उसमें लिखा होता है ना 564 स्क्वायर फीट। ब्रोशर में कितना भी लिखने दीजिए, प्राइस शीट में कितना भी आने चाहिए, वो कहते हैं ना सुपर बिल्टअप एरिया 1200 स्क्वायर फीट। एट द एंड ऑफ द डे जो कारपेट एरिया अग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? इसको बहुत सारे लोग अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते थे, राइट। बट कारपेट एरिया दूसरे देशों में बहुत क्लियर है, क्योंकि वहां पे कारपेट एरिया पे ही काम होता है। रेरा की एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो रेरा ये कहता है कि आपकी प्राइस शीट में रेरा कारपेट एरिया मेंशन होना जरूरी है। पहले आप क्या करते थे? बालकनी को ऐड कर देते थे, फलाना को ऐड कर देते थे, और एक एक पूरा दिखा देते थे राइट। छज्जा हो गया, फ्लावर बेस एरिया हो गया, फ्लावर पॉट एरिया हो गया, जो भी हो गया ऐड कर दिया उसमें। टेक्निक्स होते थे डेवलपर्स के, बिल्डर्स के, कारपेट एरिया बाद में बड़ा करने। लेकिन आज आपको लिखना है वहां पे कि भाई मेरा एक्चुअल रेरा कारपेट एरिया कितना है, कितनी बालकनी है, उसका साइज क्या है, और स्क्वायर मीटर में लिख। बहुत सारे बिल्डर्स ये फॉलो नहीं करते हैं, बट अगेन इसकी डेफिनेशन क्या है ये तो जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, और ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये रेरा की डेफिनेशन। अब आप क्या कहते हो, अजय वर्मा क्या कहता है, कुमार क्या कहते हैं, या कोई भी क्या कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी टॉप डेवलपर हो, वो इसे चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये रेरा ने कहा है। तो ये है गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। हम तो इसको ही पढ़ते हैं, इसको ही मानते हैं, हम और किसी चीज को नहीं मानते। सो व्हाट इज कारपेट एरिया एज पर रेरा? Carpet area is defined as the net usable area of the apartment, excluding the area covered by external walls, area under service shafts, exclusive balcony or veranda area, and exclusive open terrace, but includes the area covered by the internal partition walls and apartments. सिंपलिस्टिक कर देता हूं। कारपेट एरिया क्या कहता है? आपका नेट यूजेबल एरिया जो है, जो एरिया को आप नेट यूज कर सकते हो, फ्लोर एरिया उस अपार्टमेंट में, उसे कहते हैं कारपेट एरिया। इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? जो बाहर के आपके एक्सटर्नल वॉल्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अंडरस्टूड है ये बात। तो एरिया अंडर सर्विस शाफ्ट, सर्विस शाफ्ट होती है जहाँ पे बिल्डिंग हो गया, वो एलिवेटर्स हो गए, ये हो गया, एक और चीज हो गई, उसके लिए जो खांचा या ढांचा बनता है, वो कारपेट एरिया का पार्ट नहीं होता है। घर के साथ एक्सक्लूसिव बालकनी आपको दी जा रही है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कारपेट एरिया। वेरांडा एरिया दिया जा रहा है, ओपन वेरांडा एरिया कहते हैं ना, ओटला वेरांडा एरिया, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कारपेट एरिया।
एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस, अब बिल्डर इसके पैसे लेता है, प्लीज अंडरस्टैंड, लेता है। कहीं कहीं पे वो कहेगा 30% इसका लग जाएगा, 50% इसका लग जाएगा, वो है, वो एक अलग बात है, बट ये आपके कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं है। कारपेट एरिया में क्या इंक्लूडेड है, आपके घर के अंदर घर के अंदर जितने भी पार्टीशन वॉल्स हैं या इंटरनल पार्टीशन वॉल्स जिसे कहते हैं, वो कारपेट एरिया में आते हैं, लेकिन ये बाकी की चीजें नहीं। राइट, तो बहुत समय मैंने घर लिया था एक टाइम पे, वहां पे फ्लावर बेड मुझे दिखाया था, कहा था साहब बाद में एक काम कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, 1 फीट आपका आगे चला जाए, 1 फुट और बढ़ जाएगा, 1 फुट इंटू 8 बाई 10 में करूँ तो काफी बड़ा एरिया हो जाता था। और बॉम्बे में 1 फीट का पर स्क्वायर फुट रेट आप जानते ही हैं। इस तरीके से लोग आपको कहते थे, और उन्होंने प्लान में उसे फ्लावर बेड दिखाया, फिर कोई छज्जा होता है, छज्जा दिखा देते हैं। आज वो चीजें आप नहीं कर सकते हो। बहुत हाई राइजेस आप देखेंगे आज मुंबई में, जिसमें आपको बालकनीज नहीं दिखती। 60, 70, 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स में आपको शायद बालकनीज नहीं दिखेंगी नए कंस्ट्रक्शन में। इसलिए नहीं कि वो बालकनी नहीं बनाना चाहते, इसलिए ऑब्वियसली क्योंकि हाई राइज की एक अपनी लिमिटेशन होती है। बट दूसरा, आप बालकनी बनाओ या ना बनाओ, उसको आप लीगली चार्ज नहीं कर सकते कारपेट, सो यू हैव टू शो समथिंग अराउंड इट, राइट। सो ये कारपेट एरिया की डेफिनेशन है। दुनिया में आपको कोई कुछ भी बोल रहा है ना, उसको एक खोल के दिखा दो, फोटो खींच लो, खोल के दिखा दो, बोल बोल भाई देखिए है, मैं तो इसको जानता हूँ। अब वो कहेगा ये कौन है रेरा वेरा, मैं नहीं जानता। अरे सर, रेरा आप जानो ना जानो, मैं जानता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या होएगा, कुछ जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे आज भी लोग अ, इसका पैसा लेते हैं। अब वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि भाई अगर किसी को बालकनी चाहिए, किसी को टेरेस चाहिए, उससे पैसा ले रहा है, ये पैसा दे रहा है, वो बात हो गई। लेकिन लीगली रेरा के हिसाब से वो कारपेट एरिया में नहीं गिना जा, या नहीं गिना जा सकता। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? 4 आपके स्टेक होल्डर हैं, एक तो इंडस्ट्री एज अ होल, दूसरा हो गया डेवलपर, तीसरा हो गया बायर, और चौथा हो गया एजेंट्स, राइट। तो इंडस्ट्री में क्या हुआ, गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी आ गई, कि भाई ये इतनी भी ग्रे एरिया वाली इंडस्ट्री नहीं है जितनी प्रोजेक्ट की जाती है। एटलीस्ट कोई तो है जो इसे गवर्न करता है, कोई जो है जो इसको देख रहा है। प्रोजेक्ट एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अगर यू नो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू कर दिए, पहले तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप शुरू नहीं करोगे, क्योंकि अब जो आपका वो लिक्विडिटी था कैश का, वो आपको उसी प्रोजेक्ट में यूज करना है, राइट। तो एक साथ आपने जहाँ पहले 25 लॉन्च करते थे, वहां पे अभी आप 10 या 5 कर रहे हो। तो प्रोडक्ट की या प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी आप बढ़ा रहे हो, उस पर फोकस ज्यादा आपका हो रहा है। रोबस्ट प्रोजेक्ट डिलीवरी, क्योंकि आपके पीछे एक डंडा लगा हुआ है कि बॉस मेरे को टाइमली कंप्लीट करना है, नहीं तो मेरे ऊपर भी पेनल्टी पड़ेगी, तो मैं प्रोजेक्ट डिलीवरी पे भी कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को मैं मेंटेन करता हूँ। अब मैं वो लोकल फ्लाई बाय नाइट बिल्डर नहीं हूँ कि भाई मैं आ गया और मैंने एक आध बिल्डिंग कर दिया। पहले मैं एक ब्रोकर था, मैंने बहुत पैसा कमाया, शेयर मार्केट में बहुत कमाया, फिर मैंने कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, फिर एक आध बिल्डिंग की, फिर मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट में गया, वहां पे मेरा लॉस हो गया, फिर मैं भाग गया। आजकल वो बहुत ज्यादा चीजें आपको दिखेंगी, आई एम श्योर दिखेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेंगी, बट ज्यादातर आपको ये चीजें यू नो अच्छे डेवलपमेंट्स में नहीं दिखेंगी। एनहांस इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई मेरा प्रोजेक्ट टाइमली बनने वाला है, भले ही वो कह रहा है ना 2025 में वो दे देगा, बट रेरा में लिखा है ना 2027 चलेगा, मैं 2027 तक वेट कर, कोई इशू नहीं, लेकिन प्रोडक्ट मेरे को सही में देगा। तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला है, और टाइम पे मिलने वाला है, जो उसने पेपर में लिखा है, जल्दी दे देगा लेकिन उसे लेट नहीं कर पाएगा। अट्रैक्ट प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, देखिए पीई फर्म्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स रियल एस्टेट में आज से बहुत साल पहले तक की भी बात नहीं छोड़ता हूँ, अंटिल रिसेंट पास्ट रियल एस्टेट वाज कंसिडर्ड टू बी ए नेगेटिव पोर्टफोलियो। रियल एस्टेट के आप हो तो पीई फंड्स पैसा नहीं लगाते थे। आज यू नेम अ प्राइवेट इक्विटी फर्म, उसका पैसा यहाँ पे लगा हुआ, रियल एस्टेट में लगा हुआ, पहले भी लगाते थे बट देयर वर अदर वेज एंड मींस, अब तो ओपनली ऑफिशियली लगाते, राइट। रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, बार बार मैं कहता हूं कि कोई ना कोई जो है वो देखने वाला है, यानी देयर इज अ रेगुलेटर। तो ये इंडस्ट्री के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज से आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, चलिए मैक्सिमम लोगों के एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अब मैं जब मेरा एमबीए कर रहा था,
दिस इज गुड लॉन्ग बैक, आई वोंट टेल यू द ईयर, मेरी एज मालूम पड़ जाएगी, लॉन्ग बैक। हालांकि मेरे को शर्माने की उसमें कोई जरूरत नहीं है, बट उस समय कोई अगर मुझे कहता कि भाई आपको क्या करना है, मेरा क्या है, मेरा थोड़ा हाव भाव अलग है, मेरा बोलना ठीक ठाक है, मैं थोड़े अच्छे कपड़े पहनना का शौक है, अच्छे पेन्स रखने का शौक है, अच्छी घड़ियां रखने का शौक है, ये 2-3 शौक है मेरे। आप मुझसे पूछते हो उस टाइम पे कि आप क्या करने वाले हो, क्या बनने वाले हो, हमारे एमबीए में बाकी जितने लोगों ने एमबीए किया है उनको ब्रेन वॉश किया जाता है ना। उनको ये बताया जाता है कि जैसे ही आप हमारे बी स्कूल से बाहर निकलोगे ना, आपके बाहर एक बढ़िया ऑफिस होएगा, उसके अंदर आपका सबसे बड़ा कैबिन होगा, एक बहुत ही खूबसूरत सी सेक्रेटरी होगी और दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी आपकी होगी। ऐसा आपको ब्रेन वॉश करते हैं। और जब आप बाहर निकलते हो तो रियलिटी आपको मालूम पड़ जाती है, आटे दाल का भाव पता चल जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो तभी भी हम लोगों को ये बताया गया था कि भाई आप कहाँ जाने वाले, तो कोई कहता साहब मैं आईटी में जाऊंगा, कोई कहता मैं बैंकिंग में जाऊंगा, कोई कहता मैं टेलीकॉम में जाऊंगा, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं रियल एस्टेट में जाऊंगा। कोई कहता है ये रियल एस्टेट में, तो कहते हैं कि आप पागल आदमी है क्या, 20-25 लाख रुपए कोई रियल एस्टेट जाने के लिए खर्चा करता है क्या, वो तो बहुत आसान है। अरे यार डॉक्टर अनुपम शुक्ला जी ऐसा सब मत लिखो, मेरी बीवी को लगेगा आप कोई लड़की हो जो लड़के का नाम लिख के यहाँ पे कर रहे हो, है ना। अगर उससे पढ़ लिया ना तो मेरा सेशन तो छोड़ो, मेरे को रात को कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। ये सब मत लिखो। ओके। ओह गॉड, गुड गुड, आई एम सीइंग अ गुड हैप्पी क्राउड टुडे। अच्छा लग रहा है आपको, बहुत हंसी मजाक वाला क्राउड है, दैट्स गुड। ओके, सो क्या था कि आप खुद अपने आप को एनालाइज कीजिए, आप रियल एस्टेट को बहुत सीरियसली नहीं लेते थे या उसको एज अ करियर नहीं लेते थे। आज आप ये बात समझिए, किसी भी अच्छे बिल्डर की सेल्स टीम के पास चले जाइए, उनसे पूछिए सर आपकी बैकग्राउंड क्या है, या तो वो बैंकिंग से होगा, या हॉस्पिटैलिटी से होगा, या टेलीकॉम से होगा, या XYZ से होगा। वहां से छोड़ छाड़ के लोग इसमें आए हुए। वो एक अलग बात है, कुछ सेक्टर्स डूब गए हैं, बट पीपल आर डूइंग दिस बिकॉज दे फील कि यार कोई ना कोई तो रेगुलेटेड एनवायरमेंट है, इट इज अ सीरियस इंडस्ट्री, और ट्रांसपेरेंसी एटलीस्ट हम होप कर सकते हैं अच्छे डेवलपर्स के साथ, राइट। तो ये इंडस्ट्री में चेंज आया। डेवलपर में क्या चेंज आया, एनेबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी आज से पहले अगर मैं आपको ये कहता कि साहब आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आप जहां पे रह रहे हो उसके अंदर 10 साल तो नहीं, ख्याल चलो 15 साल पहले कहता उसके अंदर एक गोल्फ कोर्स आने वाला है, आप मानते इस चीज को। मैं आपको कहता कि सर आप एक हाई राइज के 76 फ्लोर पे मैं आपको घर दे दूं, आप कहते हैं तुम पागल है क्या, 76 फ्लोर्स बनाने के लिए तुमको 25 साल लग जाएंगे। नहीं, टेक्नोलॉजी है मार्केट में, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, राइट। डेवलपर वो टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा है, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके आ रहा है, कंसल्टेंट्स को हायर कर रहा है। आप अपना एग्जाम्पल ले लो, लोग ब्रोकर को छोड़ के आपके पास क्यों आ रहे हैं एज अ कंसल्टेंट, व्हाई आर दे कमिंग टू यू, या क्यों आपके साथ कुछ लॉयलिस्ट है। एक हमारे ही फ्रेंड से बात कर रहा था, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज हियर। जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा सर आपका बिजनेस मॉडल क्या है। उन्होंने कहा मेरा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आज होंगे शायद वो हमारे साथ में, वो कहते थे मेरा जो फ्रेंड है ना मेरा क्लाइंट बन जाता है, और जो मेरा क्लाइंट है वो मेरा फैमिली फ्रेंड बन जाता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग मेरा रेफरेंस मॉडल, राइट। तो मैंने कहा सर आज से 10 साल के बाद क्या ये रेफरेंस मॉडल आपका काम करेगा। You only have so many clients and you only have so many friends. Not everybody can be your friend, not everybody can be your client. तो आपको रेगुलरली अपने आप को भी अपडेट करना है। अब ये तो मैं थोड़ा चैनल की तरफ से आ गया, बट डेवलपर ने भी बहुत अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करना शुरू किया। वो जानने लगे कि यार एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक पहले कहते थे ये 2% का दलाल है, दिस वाज द लाइन व्हिच वाज यूज्ड, 2% का ब्रोकर है, 2% का दलाल है। आज उन्हीं कहते कहते सर ये चैनल पार्टनर है, आइए बैठिए मेरे साथ। So they are also getting into that whole corporate thing, right? Increase efficiency, अब इंडस्ट्री में बढ़ा तो डेवलपर का भी डेफिनेटली बढ़ा। सेक्टर कंसोलिडेशन, बड़े बिल्डर्स और अच्छी अच्छी चीजों में जाने लगे, और जो छोटे बिल्डर्स थे या तो वो रेरा तक कंप्लाई नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं वाइप आउट हो गए, या उन्होंने कोलैबोरेट कर, 2-3 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट को बना, यानी कहीं ना कहीं मार्केट में कंसोलिडेशन हो, और हो रहा है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, बहुत फर्क पड़ गया लोगों को अलग अलग चीजों में डालना।
और अलग अलग चीजें डालना। देखिए कॉर्पोरेट ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले लोग जब इन्वेंट्री को बेचते थे, आपने देखा था इतने बढ़िया वीडियोस बनाते हैं आज के डेट में, इतने बढ़िया ब्रोशर्स होते हैं, दे स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज जस्ट टू क्रिएट अ ब्रोशर। एक प्रोजेक्ट है उसका, एक ब्रोशर में अगर आपको बताऊं, ऑब्वियसली इट्स अ 50+ करोड़ प्रॉपर्टी, उसका ब्रोशर का एक कॉस्ट जो हम देते हैं किसी को, ब्रोशर का कॉस्ट 11,500 रुपया, वो भी डिस्काउंट। 11,500 रुपए का यू कैन यूज इट एज अ कॉफी टेबल बुक। वो इतना बेहतरीन है। ऑफ कोर्स 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 11 साढ़े 11 हजार का तो ब्रोशर होगा ही होगा। बट ऑल आई एम सेइंग इज कॉर्पोरेट ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त तरीके से लोग लेने लगे, डेवलपर्स उसको सीरियसली लेने लगे, लोग अच्छी अच्छी एजेंसीज को हायर करने लगे कि भाई हमारी इमेज को चेंज करो, हमारे लोगों को, हमारे इथोस को लेके आओ, प्रोजेक्ट करो। हायर इन्वेस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइज फंडिंग। शेडी मार्केट माना जाता था रियल एस्टेट, हर तरीके का पैसा, काला पीला नीला सफेद गोरा ग्रे, एवरीथिंग वाज हियर। अगेन आई एम नॉट सेइंग इट इज देयर और इट इज नॉट देयर। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज फंडिंग्स, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्रॉपर प्रॉपर प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाने लगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लोगों को दिखने लगी और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट एक तरीके से सामने आ गया। बायर के पास क्या हुआ, आज से 20 साल पहले, मुझे छोड़िए, मैं शायद उस समय इतना, मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं घर खरीद सकता था, लेकिन फिर भी अगर मैं खरीदता या खरीदना चाहता तो मैं कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं, क्योंकि एज अ बायर आई वुड फील एब्सोल्युटली अनप्रोटेक्टेड, आई वुड फील नेकेड। मैं अगर इसमें फंस गया तो मैं क्या करूं, कितने चक्कर लगाऊं और किसके चक्कर लगाऊंगा और कितने पैसे और लगाऊंगा उसके पीछे। देयर इज अ प्रोजेक्ट इन पनवेल नवी मुंबई, रेरा आने के पहले 11 साल, 11 साल वो डिले हुआ है। रेरा आने के पहले, रेरा आने के बाद लोगों को पोजेशन मिलना शुरू हुआ, 11 साल डिले हो गया, एंड इट्स अ वेरी वेरी रेप्यूटेड बिल्डर। Again, I can't take the name because it's getting recorded. 11 years. Can you believe it? आप सोचो, जिस आदमी ने पैसा लगाया 11 साल तक वो रेंट दे रहा है, उसका ईएमआई दे रहा है और डबल डबल खर्चा कर रहा है, क्या उसकी हालत हो रही हो। क्वालिटी प्रोडक्ट। आज मुझे एटलीस्ट ये पता है कि मैं एक अच्छे डेवलपर को भले ही 10-20% ज्यादा देता हूँ, लेकिन अगर वो रेरा के नॉर्म्स को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है, उसकी क्वालिटी में फर्क है। कितने समय आज की तारीख में भी आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे जाते, क्यों जाते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स? क्योंकि आपको लगता है कि यार ये ब्रांड है तो कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लैंड में क्यों आप ब्रांडेड लैंड में जाते, क्यों आज के तारीख में हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, अंजरले, दापोली नाम की लोकेशन पे, जो कि गोवा से बहुत दूर है, विजय भाई गोवा से हमारे साथ में यहाँ पे, ही कैन वाउच फॉर दिस, वो जो मार्केट में माल बिक रहा है और जो रेट से बिक रहा है, दैट इज ह्यूज ह्यूज पर स्क्वायर फुट रेट। लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे, क्यों खरीद रहे? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार यहाँ पे सारी चीजें कवर्ड है, प्रॉपर्टी में कोई लोचा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बायर को दिखने लग गए, नए नए प्रोडक्ट्स उनके पास में आने लगे, टाइमली डिलीवरी, ऑफ कोर्स, बैलेंस्ड अग्रीमेंट्स हो गए भाई। वन साइडेड अग्रीमेंट्स अब आज के डेट में आप इतनी इजीली नहीं कर सकते हो। मेरे जैसा कोई खुराफात आदमी आपको मिल गया तो वो आपके एग्रीमेंट को भी चैलेंज करेगा। हाँ, बिल्डर आपको ये जरूर बोल सकता है बॉस साइन करना है तो करो वरना यू कैन लीव, मेरे पास और 50 लोग हैं। बट फिर भी बैलेंस अग्रीमेंट्स तो आज पॉसिबल है, अच्छे डेवलपर्स के बैलेंस अग्रीमेंट्स है। ऐसा नहीं है कि हर बिल्डर के एग्रीमेंट वन साइडेड होते हैं, बैलेंस एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, सेल आपको करना है कारपेट एरिया पे ही करना है, रेरा की डिफाइंड कारपेट एरिया पे ही करना है। एंड ट्रांसपेरेंसी और मनी यूटिलाइजेशन, भाई जो पैसा मैं आपसे ले रहा हूँ वो मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ? क्या मैं नए लैंड एक्विजिशन में लगा रहा हूँ या मैं उस प्रोजेक्ट को सही टाइम पे बना के आपको डिलीवर करने पे लगा रहा हूँ? जो पहले होता था और फर्स्ट पॉइंट पे लगाते थे वो आप नहीं लगा सकते, वो आपको अभी ये प्रोजेक्ट में ही लगाना है। तो ये ट्रांसपेरेंसी आ गई। और एजेंट्स के लिए क्या हो गया, आज भी आप मेरी इस चीज को मानिए, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन एजेंट्स यानी चैनल पार्टनर्स में हुआ है। सबसे पहले तो स्टेट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं वो या तो किसी कंपनी के साथ जुड़ गए या उन्होंने आपस में ही अपना एक कॉन्ग्लोमरेट बना लिया,
कहीं ना कहीं जैसे इंडस्ट्री में और डेवलपर्स में कंसोलिडेशन हुआ, वैसे ही एजेंट्स में भी कंसोलिडेशन हुआ। आपको पता है जब फर्स्ट टाइम रेरा आया था, तो फर्स्ट टाइम रेरा हैड कम, और जितने एजेंट्स ने रेरा के लिए अप्लाई किया था, जितने लाइसेंसेस दिए गए थे, सिर्फ मुंबई की मैं बात कर सिर्फ मुंबई की मैं बात करता हूँ, देवर हार्डली इन थाउजेंड्स या अर्ली लैक्स, थाउजेंड्स, लेट थाउजेंड्स अर्ली लैक्स में होंगे, 80-90,000, 1 लाख के आसपास, उससे ज्यादा नहीं। हम जब एक बिल्डर के यहाँ पे काम करते थे, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपर्स इन इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट आर्ग्यूबली द लार्जेस्ट इन महाराष्ट्र फॉर श्योर। हम जब उनके साथ में काम करते थे, वी ऑल स्टार्टेड आवर करियर्स फ्रॉम देयर। उनका एक प्रोजेक्ट था, उनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, विच इज 4,000 एकर्स ऑफ लैंड। उसके ऊपर वो एक सिस्टर सिटी कंसर्न अपना बना रहे, 4,000 एकर्स ऑफ लैंड, वो कंसर्न सिटी बना रहे हैं, सूडो सिटी बना रहे हैं। उसको प्रोजेक्ट भी नहीं बोलेंगे, उसको सिटी बोलेंगे आप। अब जब हम वहां पे काम कर रहे थे, जो चैनल टीम थी, उनका डेटाबेस अगर आप चेक करते हैं ना, सिर्फ मुंबई का, तो 35,000, 35,000 लोगों के नंबर्स तो उनके पास वही थे उनके डेटाबेस में। ये 35,000 एजेंट है जिन्होंने कभी ना कभी एक डील डाली। उसके अलावा देर वर मोर देन 2 लाख चैनल पार्टनर नंबर्स हु सेड दैट मे बी दे विल वर्क, या उन्होंने कभी ना कभी साइट विजिट कराई। मतलब 2.5 लाख मोटा मोटा तो उनके पास डेटाबेस था। और जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो लाख के आसपास भी नहीं। तो ये बाकी के 1.5 लाख एक प्रोजेक्ट के, एक डेवलपर के, ऐसे पूरे मुंबई और उसमें पूरे महाराष्ट्र को आप पकड़ लीजिए, बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? इट्स कंसोलिडेशन, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली इंक्रीज हुई है, कि भाई एजेंट के लिए तो डेफिनेटली ये बेनिफिट हुआ है कि भाई क्लाइंट का वो सब नहीं है, या डेवलपर का वो चीजें नहीं है। आज भी बहुत जगहों पे हैं, लेकिन बहुत जगहों पे नहीं है। ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। रेरा रजिस्ट्रेशन आपको देना है, नंबर देना है, उसी टाइम पे आपका इनवॉइस रेज होगा, उसी टाइम पे आपका इनवॉइस क्लियर होगा। अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, आज भी बहुत सारे एजेंट्स, चैनल पार्टनर्स, रियल्टर्स, कंसल्टेंट्स अपने ऊपर समय लगा रहे हैं। क्यों समय लगा रहे हैं? ये देखने के लिए कि भाई मैं अपने आप को एक सही तरीके से कैसे सामने वाले की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कैसे मैं बड़ी बड़ी कंपनीज में जो ट्रेनिंग्स मिलती हैं उसे यूटिलाइज करता हूँ, ट्रेनर्स के साथ, मेंटर्स के साथ में जुड़ के काम करता हूँ, उनसे समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेंटर आपसे समझता है, आप भी उनसे कुछ समझने की कोशिश करते हो। इट्स अ टू वे थिंग। बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप अडॉप्ट करने की कोशिश करो। कितने लोग को आज मैं पूछता कि आज से 7 साल 8 साल पहले अगर मैं आपको कहता चलो जूम मीटिंग करेंगे, आप बोलते क्या यार, क्या बात कर, मजाक कर रहे हैं क्या? टुडे इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू भी अपने को दिख रहा है। मैं आपको कहता साहब 3D वॉक थ्रू वीडियो से आप क्लाइंट को दिखाइए, आप बोलते हैं क्या बात हो रही है, ऐसा होता है क्या? क्लाइंट खरीदता है क्या उसको? चैटबॉट को यूज कीजिए, आप कहते हैं चैटबॉट क्या होता है यार, यू स्टिल नीड टू टॉक टू दैट पर्सन। पीपल आर डूइंग दिस, पीपल आर अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, पीपल अंडरस्टैंड दिस, एजेंट्स अंडरस्टैंड दिस। और इसी का रीजन है कि मिनिमम लिटिगेशन हो रहा है। मिनिमम लिटिगेशन, कभी भी लिटिगेशन खत्म नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ह्यूमन नेचर में ये है ही नहीं कि लिटिगेशन खत्म हो जाए, कोई ना कोई उंगली जरूर करेगा कभी ना कभी। लिटिगेशन रहना ही वाला है, लेकिन मिनिमम हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो ये बेनिफिट्स रेरा के आने के बाद ये चार स्टेक होल्डर्स को पड़े। अब इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे क्या हो? देखिए, इससे पहले कि मैं हमारे मतलब की चीज पे जाऊं, जो चैनल पार्टनर्स और उनका क्या है, आई जस्ट गिव यू द इम्पैक्ट ऑन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड आई टेक अ क्विक 2 मिनट ब्रेक। 2 मिनट के बाद अपन दोबारा फिर इस पे आएंगे, बट आई जस्ट इनिशियली कम ऑन टू दिस। इनिशियल बैकलॉग कम हो। व्हाट इज इनिशियल बैकलॉग? आपने देखा कि एक डेवलपर ने एक साल में 10 लॉन्च कर, ठीक है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे रेरा किक इन हुआ, अब उसी डेवलपर ने 10 लॉन्च 20 लॉन्च ना करके 2-3 लॉन्च। इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आपको क्या लगता है? अपने चैट में डाल दीजिए। जो एक इंसान 10 15 20 25 30 लॉन्च कर रहा था एक साल में, उसने 2 3 कर दिए, 5 कर दिए, रिड्यूस कर दिए अपने लॉन्चेस को। डू यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? क्या लगता है? सतीश सेज गुड। गुड या बैड, क्या लगता है? इज इट अ गुड थिंग और नॉट सो गुड? गुड, गुड, गुड।
Good, great. It's a good thing. Of course, it's a good thing. Why is it a good thing? Miss Bhargava, why is it a good thing? Just because Umesh Rathod is writing, it's a good thing. आप भी लिख रहे हो, it's a good thing. Okay. Yes, it is a good thing. It's definitely a good thing. Why? Because यार जब नए लॉन्चेस नहीं होंगे तो आप क्या इन्वेंट्री बेचोगे? आप वो इन्वेंट्री बेचोगे जो आपके पास पड़ी हुई है, आप उसको एग्जॉस्ट करोगे, यानी आपके पहले का जो माल है उसको आप निकाल दो. या यू विल नॉट कीप ऑन बिल्डिंग न्यूअर थिंग्स. आप बहुत ज्यादा अपने चीजों को लेवरेज नहीं करोगे. यू विल बी अ लिटिल मोर, आई वुड से, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर डीलिंग्स एज सपोज टू बीइंग ओवर एम्बिशियस कि भाई मैं 25,000 यूनिट्स बेच दूंगा एक साल में. अरे यार 500 यूनिट तो पहले बेच दो. वो वो 25,000 में से 10,000 यूनिट जो पड़े हुए हैं उनका क्या? सो इनिशियल बैकलॉग निकलना शुरू हो गया. इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट डेफिनेटली. अब देखिए हर चीज अच्छी या बुरी नहीं है, बट यस प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गए. क्योंकि जब इतनी सारी चीजें आ गई तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो आपकी कॉस्टिंग पे पड़ेगा. आपको माल भी अच्छा देना है, आपको पोजेशन भी टाइम से देना है, आपको वेंडर्स को भी सही टाइम पे पैसे देने हैं, आपको सारी चीजें टाइमली फैशन में करनी है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा. लिक्विडिटी कम हो गई हाथ में. जो लिक्विड कैश डेवलपर्स के पास आता था वो लिक्विड कैश कहीं ना कहीं रेरा आने के बाद बहुत कम हो गया. कैपिटल कॉस्ट बढ़ गया. अब इसके दो पहलू हैं देखते हैं. एक, आप कहते हो कि बिल्डर ने अपना प्राइस बढ़ा दिया. हो सकता है वो हाई प्राइस हो सकता है वो मार्केट में कह रहा है कि अभी मैं 5,000 में दे रहा हूँ, 2 महीने के बाद आओगे तो मैं 6,000 में दूंगा. हो सकता है वो हाई प्राइस है. राइट. बट ये बात तो पक्की है कि आपका जो कैपिटल आपने लगाया, कैपिटल आपने कहीं ना कहीं से तो बोरो किया. जो आपने इनिशियल पैसा लगाया वो आपने बोरो किया कहीं से. प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए पैसा लगाया, उसका कॉस्ट बढ़ गया. कॉल्ड राइज इन कैपिटल कॉस्ट. इंक्रीज इन प्रोजेक्ट लॉन्च टाइम. कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, ये सेम चीजें हैं कि भाई मैं जो 25 लॉन्च कर रहा था, पगले जैसा काम कर रहा था, वो मैंने कम कर दिया और मैं फोकस करके 2-5 लॉन्चेस पे गया और मेरी इन्वेंट्री के ऊपर फोकस करता गया कैसे इसको एग्जॉस्ट करना. अब कौन से प्रोजेक्ट्स को रेरा अप्रूवल मिलता है? हर प्रोजेक्ट रेरा अप्रूवल का, रेरा अप्रूवल के अंदर में आता है. इट कम्स अंडर रेरा अप्रूवल, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो या प्लॉटेड डेवलपमेंट. आप छोटे छोटे प्लॉट्स एक बड़े डेवलपमेंट में बेच रहे हैं तो भी आप रेरा के अंदर आते हैं. आपको पता है, एक लैंड पार्सल है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है. एक प्रोजेक्ट के अंदर सपोज 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक डेवलपर कहता है कि मैं यहाँ पे 10 टावर्स लेके आने वाला. एक प्रोजेक्ट है 10 एकड़ का, उसमें डेवलपर कहता है मैं 10 टावर्स लेके आने वाला. सबसे पहले उन्हें उस प्रोजेक्ट का रेरा लेना है. उसके बाद हर टावर का रेरा लेना. टावर ए, टावर बी, टावर सी, टावर डी. सपोज उन्होंने टावर ए कंप्लीट कर दिया, टावर बी कंप्लीट कर दिया, अब वो टावर सी लॉन्च कर रहे हैं और उसका रेरा नहीं आया है, तो वो ईओआईज उठाएंगे. अगेन जो पहले मैं बता रहा था, वो टोकन उठाएंगे. लेकिन फिर भी लोग उसकी मार्केटिंग करते हैं. कैसे करते हैं आपको पता है? there's a way of doing it. लोग, it's not something which I should be saying over here, but I think a lot of people already know this. Suppose एक 10 एकड़ का आपका लैंड है, आपका प्रोजेक्ट है. टावर ए, टावर बी कंप्लीट है, टावर सी आपका आने वाला है. राइट. टावर सी आपका आने वाला है. टावर बी के रेरा के हिसाब से आप एक्चुअली मार्केटिंग कर सकते हैं. यू कैन प्रमोट टावर बी बट यू सेलिंग टावर सी. you're not cheating, you're not doing anything wrong because you're promoting टावर बी. और ना आप टावर सी को सेल कर रहे हो, आप सिर्फ टोकन उठा रहे हो. देयर इज अ लूप होल विच कैन कवर दिस. तो आप लोग पूछते हैं ना, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ईओआई उठाने की बात करते हो, उसको मैं मार्केट कैसे करूं, मार्केटिंग कैसे करूं, सोशल मीडिया पे कैसे डालूं, इस तरीके से लोग करते हैं इसको. बट ये सारे रेरा के परव्यू में आते हैं. 500 स्क्वायर मीटर्स 8 यूनिट्स का क्लॉज अपन ने पहले बता दिया. प्रोजेक्ट्स, इसका भी मैंने पहले बता दिया, जिनका सीसी या ओसी, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, पुरानी बिल्डिंग है लेकिन ओसी नहीं आया, वो भी रेरा में आ गया.
and each phase to be treated as a standalone real estate project. एक प्रोजेक्ट में 10 बिल्डिंग है, फेज 1 में 3 बिल्डिंग आने वाला है, फेज 2 में 3 बिल्डिंग आने वाला है, फेज 3 में 4 बिल्डिंग आने वाला है। Phase 1 has to be treated as one real estate project, जिसका रेरा होगा each building, and that phase 1 रेरा, phase 2 and phase 3. So it's like you have a master plan and then you have sub units in it. And that's what RERA is, और ये सारे इसमें आते हैं। अब क्या इंफॉर्मेशन एक डेवलपर को रेरा में देनी है? कुमार, is there some thing going on the screen like a red line? क्या आप देख सकते हो उसको? Or am I seeing it on my screen only? या आई कैन से, लेट मी चेक एनोटेशन कोई, लेट मी चेक, आप करो, मैं कर लेता हूँ उसको। जी, ओके ग्रेट, ओके ऑसम। ओके, तो रेरा के अंडर में एक डेवलपर को क्या देना है? एक डेवलपर को देना है नंबर, टाइप एंड कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट। कितने अपार्टमेंट्स हैं, किस टाइप के अपार्टमेंट है और उनके कारपेट एरियाज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन रेरा में उन्हें देनी है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए यार, जस्ट 1 मिनट प्लीज। Okay, number, type, and carpet area of the apartment. Consent from affected allottees. जिन लोगों को भी फर्क पड़ा है उस ऑल्ट्रेशन में या उस एडिशन में, उस प्रोजेक्ट में कोई भी एडिशन हुआ है या ऑल्ट्रेशन हुआ है, जितने भी लोगों को फर्क पड़ा है या 2/3 लोगों को इशू ना आए, उनका कंसेंट चाहिए। स्पेशली जिन लोगों को फर्क पड़ा है उनका तो आपको कंसेंट लेना ही लेना है। हर क्वार्टर में रेरा की वेबसाइट पे जितनी भी आपकी इन्वेंट्री सेल नहीं हुई है उसका पूरा डेटा आपको डालना है, और कौन से आपके अप्रूवल्स पेंडिंग है ये भी आपको डालना है एज ए डेवलपर। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फ्रेम आपको डालना ही डालना है, राइट? कोई भी कमिटमेंट, एक फॉल्स स्टेटमेंट या कोई भी ऐसी चीज एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप नहीं डाल सकते कहीं पे भी, चाहे फिर वो रिटन हो या वर्बल हो। देयर कैन नॉट बी अ फॉल्स स्टेटमेंट और अ कमिटमेंट। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। रेरा लाइसेंस लेने के 2 तरीके हैं, इंडिविजुअल लाइसेंस, कंपनी लाइसेंस, राइट? यू ऑल नो दिस। अब अगर मेरी एक टेलीकॉलर है, प्री सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मैंने इंडिविजुअल के नाम पे रेरा लाइसेंस लिया, अजय वर्मा के नाम पे मैंने रेरा लाइसेंस ले दिया, मेरा कंपनी का नाम है अजय वर्मा एसोसिएट्स, ठीक है सर? मेरी कंपनी का नाम है अजय वर्मा एसोसिएट्स। मैंने कॉलर को एक लिस्ट दे दी, बोला कि भाई ये 50-100 नंबर है, इनको कॉल करना शुरू करो, इनको बोलो कि भाई हम चैनल पार्टनर फॉर्म है, आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्या? उसने फोन किया, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम XYZ है, सोनिया है, मैं अजय वर्मा एसोसिएट से बात कर रही हूँ, हम एक चैनल पार्टनर फॉर्म, ठीक है? अब ये रियलिटी में हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। अब शायद वो बंदे का बैड लक था, मेरा दोस्त ही था वो बेचारा, फंस गया इसमें। कैसे फंसा मैं आपको बताता हूँ। उसने पैसे बचाने के चक्कर में इंडिविजुअल लाइसेंस लिया, लेकिन टेलीकॉलर्स या प्री सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जब प्रमोट कर रहे थे उसके कंपनी के नाम से प्रमोट कर, सर मैं ये सो एंड सो फर्म से बात कर रही हूँ, मैं सो एंड सो कंपनी से बात कर रही हूँ। अब उसका कितना खराब नसीब है आप ये सोचिए। पहले तो कोल्ड डेटा उसने मार्केट से खरीदा, ठीक है? अब कौन आया कौन नहीं आया उनको पता नहीं है, कोल्ड डेटा उन्होंने मार्केट से खरीद लिया। अब जब उनकी कॉलर्स उस पर कॉल कर रही थी, एक कॉल जो चला गया और जो सामने था वो रेरा का ऑफिसर। अब क्या ऑड्स हो सकते हैं, ठीक है? मतलब व्हाट आर द ऑड्स ऑफ फाइंडिंग अ रेरा ऑफिसर ऑन द अदर साइड, ठीक है? अब वो भी आ गया, इनको पता नहीं था कि वो रेरा ऑफिसर है, उन्होंने अपना बढ़िया से अपना जो तोते वाला पैरेट टाइप का उनका जो था वो बोलते गए, ठीक है? तो ये आदमी को लगा कि हाँ यार ये कोई ना नई बंदी लग रही है, तो उन्होंने बड़ी कैजुअली उनसे पूछा कि आपके पास रेरा लाइसेंस है? उन्होंने कहा हाँ हाँ सर है, बिल्कुल है। बोले जरा अपना रेरा लाइसेंस नंबर मुझे देंगे? तो ये और एक्साइट हो गए कि यार ये तो मतलब इतनी चीजें पूछ रहा है, यानी ये जेन्युइन क्लाइंट है, तो खरीदना चाहता है। उसने रेरा लाइसेंस लिया, उसने चेक किया, देखा इंडिविजुअल के नाम पे, और जो पिच था
वो कंपनी के नाम पे था, उसने लाइसेंस के इस पे बेसिस पे उनके ऊपर पेनल्टी ठोक दी। अब दिस इज अ रेयर केस। व्हाट आर द ऑड्स ऑफ यू डूइंग कोल्ड कॉलिंग? कोल्ड कॉलिंग में आपको सामने बंदा रेरा वाला मिले और आपका नसीब खराब हो, वो आपके ऊपर पेनल्टी भी फेंक। बट ये हुआ। आज के डेट में आप जब सोशल मीडिया कैंपेन करते हो, फेसबुक पे करते हो, मेटा एड्स पे करते हो, आप एक एडवर्टाइजमेंट का एक फोटो लगाते हो, ग्राफिक लगाते हो, जिसको इन्फोग्राफिक बोलते हैं। महाराष्ट्र में हर रेरा लाइसेंस के, यानी प्रोजेक्ट का जो भी आपका रेरा होगा, उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा या होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट में नीचे एक क्यूआर कोड होता है। आप जो भी एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया पे कर रहे हो, पहले आपको लिखना कंपलसरी था महारेरा नंबर, यानी प्रोजेक्ट का रेरा नंबर। अब आपको उसके साथ में वो क्यूआर कोड, अगर आपने वो क्यूआर कोड नहीं डाला और आपने मार्केट में फ्लोट कर दिया और रेरा के उसमें वो ट्रैकिंग में आ गया, 2 लाख के आसपास की पेनल्टी आपको पड़ती है। 2 lakhs, राइट? नाउ वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, बट 2 लाख तो शायद आप कमीशन भी नहीं कमाओगे जितना आप पेनल्टी में दे रहे हो, राइट? सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत समय मैंने सेल्स वालों को देखा है, जिन लोगों ने एक सेल के चक्कर में 2 बिल्डिंग के बीच में से एक नदी निकाल दी। सर आपको पता है 2 बिल्डिंग के बीच में ना एक लेक आने वाली है। अरे काय की लेक? दे विल शो यू अ प्लान कि भाई हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 1,000 एकड़ का है, और फेज 10 में ये देखिए यहाँ पे नेचुरल वाटर बॉडी। अब आज के डेट में पता है वाटर बॉडी क्या है? कि भाई ये पानी की नेचुरल वाटर बॉडी है, उस 1,000 एकड़ में, उसमें वो इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो वाटर बॉडी कुछ नहीं है, वो एक छोटा सा पानी का गड्ढा है जिसमें भैंसें नहा रही हैं। Okay? ये चीजों को आपको बहुत ध्यान देना है कि आप ऐसी कोई चीज ना करें जो को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से एक गलत स्टेटमेंट लिखे में, लिखित में या बोलने में लोग पकड़ लें। बहुत समय लोग एक ऐसे फोटो लगा देते बिल्डिंग का। अब जैसे एक ही मैं देख रहा था, बीच में कोई कैंपेन आया था, मुंबई का था, मुंबई का था, पूना का था, या पता नहीं कहीं का था, और उन्होंने लोधा के वर्ल्ड टावर्स जो है, विच इज देयर आइकॉनिक टावर्स, ओके, उन्होंने किसी और बिल्डर पे लोधा के वर्ल्ड टावर्स के 3 टावर का फोटो लगा दिया। अब मैंने कहा मेरे जैसा कोई पागल इंसान इनको मिल जाए, वो तो यहाँ से बहुत अच्छे खासे पैसे निकाल लेगा इनके ऊपर पेनल्टी मार के। यू कांट डू ऑल दिस। आप नहीं लगा सकते उस तरह के फोटो। आप छोटी सी बिल्डिंग के बदले बुर्ज अल खलीफा का फोटो लगा दोगे, साहब ऐसी बिल्डिंग बनने वाली है, मिस रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स, राइट? ये आप नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, प्रमोटर को लगता था कि यार मैंने यूनिट बेच दिया, अब इसका प्राइस ना बहुत बढ़ गया है, काम करते इसका यूनिट कैंसिल करते, इसको पैसा वैसा दे देते, अपन यूनिट को आधे जो प्राइस में बेचा था उसको दे दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया, अभी तो प्रॉफिट बहुत हो रहा है, इसको वापस बेच देते। आर्बिट्री कैंसिलेशन हो जाता था आपका यूनिट। अभी इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते। एक बिल्डर आपके यूनिट को ऐसे ही हवा में कैंसिल नहीं कर सकते अनलेस देयर इज अ प्रॉपर ट्रैकिंग अराउंड। डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन द लास्ट 5 years, पहले 5 साल या पिछले 5 सालों में उस बिल्डर ने कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, इसकी इंफॉर्मेशन उसे डालनी है, और अगर उसमें डिले हुआ है तो उसका रीजन क्या है, वो रीजन भी डाल। इसमें बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट हो सकती, आई विल नॉट लाई टू यू, मैनिपुलेट हो सकती हैं, बट फिर भी ये इंफॉर्मेशन रेरा की वेबसाइट पे उधर उन्होंने को लिखना है। एनुअल ऑडिट, किसी भी प्रोजेक्ट का एक ऑडिट एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ही होएगा। ये 100% रेरा निकाला, कोई भी अकाउंटेंट उसे नहीं कर सकता, ये हैज टू बी सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही एनुअल ऑडिट रिपोर्ट इसकी निकाल सकता है। अब इससे पहले कि मैं चैनल पार्टनर्स पे आऊं, इट इज 8:25 माई वॉच ओवर योर, 8:28 यानी 3 मिनट्स। दोबारा मिलते हैं 3 मिनट्स तक, यू कैन जस्ट चिल अ लिटिल बिट, थोड़ा स्ट्रेच हो जाइए। 8:28 पे वील कैच अप अगेन, राइट? और कुछ नोट्स हैं आपके तो वो भी लिख लीजिए, राइट? थैंक यू। 3 मिनट्स।